नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन, अभी हाल ही की परीक्षाओं में आए हुए, जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चंस, और इनको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, जो भी एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा गलती है, इन्होंने इसमें लिखा हुआ निम्न में दीर्घ स्वर है। इस दीर्घ की जगह आप हर्षव स्वर कर लीजिएगा। ठीक है, हर्षव स्वर है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब सबसे पहले आप स्वर समझ लीजिए। स्वर हिंदी वर्णमाला में जो टोटल वर्ण होते हैं वो होते हैं 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं। इन स्वर को भी बांटा गया है 2 भागों में, हर्षव स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। ठीक है, हर्षव स्वर होते हैं दोस्तों 4, कौन कौन से? ए, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर होते हैं 7, यही पूछा था, इसमें ई दिया हुआ ऑप्शन में, तो ये क्या था? हर्षव स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं 7, आ, ई, उ, औ, ए, ओ, औ। ठीक है, नहीं ये गलती से लिख दिया ये। ठीक है, तो ये 7 होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, हर्षव स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, और जिनके उच्चारण में हर्षव स्वर से ज्यादा समय लगता है, दीर्घ मतलब बड़े, उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है हमारा कि जिन ध्वनियों की गणना नए स्वर में की जाती है और नए व्यंजनों में, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं अयोग्यवाह। ऑप्शन 2 का डी, उन्हें बोलते हैं अयोग्यवाह। ठीक है, ये 2 शब्द होते हैं अयोग्यवाह। इसको बोलते हैं अनुस्वार, जो ये जो है, और इसको बोलते हैं दोस्तों विसर्ग। ठीक है, ये स्वरों के सहारे चलते हैं और स्वर व व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 2 अयोग्यवाह होते हैं हमारी वर्णमाला में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पावन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों पो प्लस अन इक्वल टू पावन। ठीक है, और ये कैसी संधि है? ये बनता है दोस्तों ओ प्लस ए से आओ बनता है, आओ। और ये है दोस्तों अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। ओ प्लस ए, ओ प्लस ए से आओ बनेगा, यानी पावन। ये ओ हो जाएगा तो यहां से पै बचेगा, आ ये आ गया और न ये रहा, तो क्या आ जाएगा? पावन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद, तो सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सत प्लस आनंद। ठीक है, सत प्लस आनंद। और ये कैसी संधि है? ये है व्यंजन संधि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो गगनचुंबी, गगनचुंबी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? गगन को चूमने वाला, और गगन को चूमने वाला
तो ये कैसे क्या हो जाएगा, को आगे आना इसमें, तो ये कैसा है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत, वचन अमृत, यानी इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन। और ये कैसा समास है, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। बिल्कुल सही, किसी शब्द के आगे जो भी शब्द जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और किसी शब्द के पीछे जो जुड़ता है उसे बोलते हैं प्रत्यय या प्रसर्ग। ठीक है दोस्तों, अगर हम उपसर्ग की बात करें तो जैसे परिजन में होता है परि प्लस जन। ठीक है, परि का क्या अर्थ होता है, आसपास या चारों तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ये इसी से जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। प्रत्यय क्या होता है, वे शब्द जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसका अर्थ या उसका महत्व बदल देते हैं। ठीक है, उसकी वो क्या कहते हैं, प्रसर्ग या प्रत्यय बोलते हैं उनको। उसमें कुछ जुड़ने पे क्या होती है, उस शब्द में कुछ विशेषता आ जाती है। ठीक है, उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नौकरानी। और इसका जो प्रत्यय है वो है आनी। ठीक है, और बाकी शब्द में क्या है, शेरनी नी, मोरनी नी, कुटनी नी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। देखिए शब्द तत्सम और तद्भव आपने काफी सुना होगा। तत्सम क्या है, तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हैं, और तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत या पहले जो भाषा थी, जैसे पहले प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से विकसित होकर के जो आए हैं वे शब्द क्या तद्भव हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो अमीय, ऑप्शन ए में जो है अमीय, ये कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा वो होगा अमृत। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ उल्लूक, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा उल्लू। बाकी इष्टिका, ये क्या है, तत्सम, इसका जो तद्भव होगा ईट, कुपुत्र, कपूत। ठीक है दोस्तों, ये बात आई समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों अलमारी है पुर्तगाली भाषा का शब्द। ठीक है, पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं अनानास, आल्पिन बाल्टी, ठीक है, आल्पिन बाल्टी, चाबी, फिर ये सभी क्या हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। जो अलमारी है ये काफी अच्छा शब्द है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, पीला, जलज, पर, दूध वाला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जलज। और जलज का अर्थ होता है जल प्लस जय, यानी जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न या जल में उत्पन्न या जल में जन्म लेने वाला, और वो होता है कमल। ठीक है, देखो क्या होता है, वे शब्द जो यौगिक होते हैं, जैसे क्या है जलज, यौगिक है, जल प्लस जय, यौगिक होते हुए भी एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नए अर्थ का परिचायक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो योग रूढ़, वो जो है योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, यहां पर हमें जलज में जल से उत्पन्न क्या कमल को हमने अर्थ में लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर हमने यहाँ पे कमल लिए, ये तो एक बार कमल के हम पर्यायवाची देख लेते हैं। कमल के पर्यायवाची है जलज, सरोज, पंकज, सतदल, ठीक, सरसिज, तामरस, राजीव, नलिन, और इंद्रिवर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सद्दल हुआ, नलिन हुआ, राजीव, ठीक है, सरसिज। तो ये क्या है सभी, ये सभी हैं कमल के पर्यायवाची। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस होती रहेगी दोस्तों पर्यायवाची शब्दों की भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण है, तो स्त्री शब्द का विशेषण है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, स्त्रीण। और देखो स्त्रीण की जो स्त्रीण है, सॉरी, स्त्रीण के लिए ये स्त्रीण एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है इसमें। इसका क्या अर्थ है कि स्त्री के वश में रहने वाला, उसके लिए क्या शब्द होता है स्त्रीण। या फिर हम कह लें जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, उसके लिए भी शब्द होता है स्त्रीण। ठीक है दोस्तों। अच्छा, विशेषण कौन होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची है दोस्तों यहाँ पे विहग। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, विहग। ठीक है, विहग। पक्षी, पक्षी के आप पर्यायवाची देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है खग, द्विज। द्विज तो अनेकार्थी शब्दों में भी कई बार आया हुआ, खग, द्विज, पक्षी, सॉरी, खग, द्विज, चिड़िया, उसके बाद परिंदा, अंडज, पखेरु, नभचर, नभचर हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं पक्षी के पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, खग, द्विज, चिड़िया, परिंदा, अंडज, पखेरु, नभचर। अगर हम बात करें अब पर्वत, जो ये भूधर है ऑप्शन नंबर ए, तो भूधर होता है पर्वत। भूधर होता है पर्वत। सैल, पहाड़, सैल, पहाड़, गिरी, अचल, नग, महीधर, भूमिधर, ये होते हैं पर्वत के पर्यायवाची। भूमि, भूधर, भूमिधर, महीधर, नग, सैल, पहाड़, गिरी, अचल। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें भी और आगे देख लेते हैं। जैसे मीन, मीन होता है दोस्तों मछली।
मीन, मत्स्य, जल जीवन, जलतोरी, झस, और क्या क्या होते हैं, सफरी। ये होते हैं मछली, मछली के पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों। जो वृंद दिया हुआ ना, वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह, जोड़े, समुदाय, गुच्छा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गगन, नभ, व्योम, अब्र, अनंत, अंबर, शून्य, घो, ये सभी क्या होते हैं? आकाश के पर्यायवाची होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ व्योम, गगन, नभ, एक दिया हुआ इसमें रसाल। जो रसाल है वो होता है आम का पर्यायवाची, आम्र, रसाल। फल श्रेष्ठ, और क्या होते हैं? पिक प्रिय, पिक वल्लभ। ठीक है, पिक प्रिय, पिक वल्लभ, अमृत फल, ये सभी होते हैं आम्र के, आम। ठीक है, फलों का राजा आम। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 15 की तरफ। अवनी का विलोम शब्द है। देखिए, अवनी होता है दोस्तों पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है अवनी। भूमि, भूधरा, अवनी, वसुंधरा, वसुधा, मही, अचला। ठीक है, ये सभी होते हैं पृथ्वी के पर्यायवाची। अब जब पृथ्वी का पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, पृथ्वी का विलोम शब्द अंबर। ठीक है, अंबर क्या होता है? अंबर होता है दोस्तों आकाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं दोस्तों दावानल। 16 है ना, या दावाग्नि। ठीक है, या बोलते हैं क्या? दावाग्नि। पेट, इसमें दिया हुआ देखो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ दोस्तों, जठराग्नि, या इसको बोलते हैं जठरानल। तो जठराग्नि होती है पेट की आग, जठराग्नि। जठराग्नि कहां से? जठरस से। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ उसमें बड़वानल या बड़वाग्नि। बड़वानल होता है समुद्र की आग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भिन्नार्थ शब्द का अर्थ, भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो आप यहां पे इसमें कंफ्यूजन मत ना होइए। अनिल जो होता है वो होता है वायु का पर्यायवाची, और अगर आग की बात करें तो आग का होता अनल। ठीक है, वायु का क्या क्या होते हैं? हवा, पवन, समीर, अनल, वात, मारुत। जबकि आग के क्या क्या होते हैं? अग्नि, अनल, पावक, दहन, जातवेद, हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, वायु सखा, धनंजय। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो हिरन दिया हुआ, हिरन का सही अर्थ जो होगा वो होगा कुरंग। इसमें कुरंगम दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा 18 है। ये होता कुरंग। इसमें दिया हुआ ना दोस्तों कुरंगम, तो कुरंग होता है ये। कुरंग का अर्थ जो होता है सारंग, सुलोचन। ठीक है, कुरंग के अर्थ होते हैं ये अनेकार्थी शब्द के लिए, या इसको बोलते हैं बदरंग, बुरे रंग का। ठीक है, अच्छा सुलोचन से मुझे याद आया, सुलोचन, सुलोचन, इसका अर्थ होता है जिसकी आंखें बहुत सुंदर हो। लोचन यानी नेत्र, सु से सुंदर और लोचन से नेत्र, यानी जिसके नेत्र बहुत
सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं, सुलोचन। और यहां से एक और पर्यायवाची ये वन वर्ड आता है सुलोचना। तो सुलोचना कौन थी, सुलोचना थी दोस्तों मेघना, जिसकी आंखें बहुत सुंदर हो ऐसी स्त्री को बोलते हैं सुलोचना। सुलोचना थी मेघनाद की पत्नी, या ये थी वासुकी की पुत्री, वासुकी की पुत्री या मेघनाद की पत्नी। अच्छा, हिरण के जो है अन्य पर्यायवाची आप देख लीजिए, कुरंग हो गया, सारंग हो गया, मरग हो गया, ठीक है, सुलोचन हो गया, सुरभि हो गया, सुलोचन हो गया, सुरभि हो गया, या फिर हरिण हो गया, ठीक है। ये सभी हिरण के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें यहां से हम आंख की, नेत्र की, तो नेत्र के क्या होते हैं, दृग, लोचन, दृष्टि, नयन, चक्षु और अच्छी, ये होते हैं आंख के, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रैक्टिस में मैं रोज प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको इस तरीके से कि आपको ये रट जाएंगे सारे पर्यायवाची, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की जाती हैं। इसमें हमको सही शब्द चुनना है, तो इसका सही जो कवित्री जो होता है, इसका होता है कवियत्री, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ठीक है दोस्तों, कवित्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस, ए भाग में क्या दिया हुआ, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कहीं दिख रहा है आपको कुछ गलत, पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस को, ठीक है दोस्तों, पुलिस को चोरी का माल बरामद हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए में ही त्रुटि है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। जो सखी होता है, जो ऑप्शन डी दिया हुआ, ये होता सखियां, ठीक है, इसमें दिया हुआ ये वाला। जबकि इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये जो मात्रा है ये इधर आ जाएगी, बस सखी का सखियां हो जाएगा। जब कभी भी पीछे ई या ई ऐसे होगा तो इसका आ जाएगा इया, ठीक है, इसका हो जाता ई या इया, इसको बहुवचन बना देता है, ठीक है। बाकी लता का लताएं, घोड़े का घोड़े, किताब का किताबें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है, ठीक है। देखिए, संज्ञा के जिस रूप में अलग होने का बोध होता है वहां पे अपादान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपादान है। किसी वस्तु के अलग होने का जब भाव प्रकट हो, और से इसको हम से प्रयोग करते हैं, विभक्ति से का प्रयोग करते हैं अलगाओं के लिए, अलग होने के लिए, ठीक है। तो यहां पे कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, अपादान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। आज आकाश में छाए हैं, क्या छाए हैं, जलज। वैसे तो आज आकाश में, इसको पूरा कीजिए, आज आकाश में बादल छाए हैं, ठीक है। तो बादल का होता है क्या, बादल का होता है दोस्तों जलद, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। अच्छा, बादल केवल कौन कौन से होते हैं, जलद, मेघ, नीरद, वारीधर, प्योधी, पियोधर, सारंग, जलधर,
ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, बादल के पर्यायवाची होते हैं। अगर बात करें हम जलज, मैंने पहले पढ़ाया था जलज, जल से उत्पन्न यानी कमल। ठीक है, कमल के जलज के अर्थ जो है जल से उत्पन्न है, जल में जन्म लेने वाला होता है। जलज का क्या होता है, कमल भी होता है, मोती भी होता है, मछली भी होती है, शंख भी होता है। बात करें ऑप्शन बी की जलधि, जलधि होता है समुंदर या सागर। और नीरज, नीरज भी होता है दोस्तों कमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हम क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, तो यहाँ पे भागी हुए नहीं, हुए गलत है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। इसके एकमात्र दो कारण है, एकमात्र और दो गलत है ना, एकमात्र के साथ दो नहीं आ सकता, ये भी गलत है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। तूफान आने का संदेह है, नहीं, तूफान आने का अंदेशा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा चिदंबरा। और ये मिला था 1968 में। सुमित्रा नंदन पंत पहले ऐसे कवि थे जिन्हें मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, हिंदी के। ठीक है ना, हिंदी के पहले कवि थे। अदरवाइज अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ है 1965 में। और ज्ञानपीठ न्यास द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को प्लस इंग्लिश की कृतियों, ठीक है, में जिस भी लेखक ने अपने लेखनी करी होगी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और हिंदी के प्रथम कवि कौन थे जिन्हें ये मिला था, ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है, 11 लाख की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति दी जाती है। ठीक है, अभी अच्छा सर्वाधिक मिला है ये 7 बार हिंदी के कवियों को और 7 बार ही मिला है कन्नड़ के कवियों को। ठीक है, अच्छा एक और बात मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्कीथम, मलयालम कवि हैं अक्कीथम, जिन्हें 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अक्कीथम। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन हमारे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।